कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 7 के इतिहास को पढ़ेंगे जिसका नाम है हमारी विरासत। हमारी विरासत के अध्याय 1 मध्यकाल में भारत पाठ को पढ़ेंगे। तो आप भी अपनी किताब कलम कॉपी निकाल लीजिए और चलिए पढ़ते हैं। इससे पहले आपने कक्षा 6 में इतिहास क्या है इसके बारे में जाना था। तो इतिहास जो निश्चित रूप से हुआ है, तो बीती हुई मानवों की कहानी को इतिहास कहा जाता था। इतिहास हजारों साल पहले मानवों के विकास यात्रा की कहानी है। क्या है इतिहास? हजारों साल पहले के मानवों की विकास यात्रा की कहानी है। इतिहास को समझने के लिए इसे 3 कालखंडों में बांटा गया है: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। कक्षा 6 में आपने प्राचीन काल के बारे में पढ़ा और कक्षा 8 में आप आधुनिक काल के बारे में पढ़ेंगे और कक्षा 7 में मतलब अभी आप मध्यकाल के बारे में पढ़ेंगे। तो मध्यकाल का जो समय है वो लगभग 1000 वर्ष का है। तो इन 1000 वर्षों में भारत के कई सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिवर्तन हुए और इन परिवर्तनों की पड़ताल इतिहास के विकासमान धारा को समझने के लिए जरूरी है कि किस तरह से इतिहास का विकास हुआ। इसे समझने के लिए इन परिवर्तनों को भी जानना आवश्यक है। किसी भी क्षेत्र के इतिहास की जानकारी के लिए वहां की भौगोलिक परिस्थिति को जानना आवश्यक है। भौगोलिक परिस्थिति क्या है? वहां का जलवायु, वहां के वातावरण, वहां की मिट्टी या फिर वहां के भूखंडों के बारे में भी जानना क्या है? वहां की भौगोलिक परिस्थितियों को जानना। तो भौगोलिक जानकारी के लिए मानचित्र एक सशक्त माध्यम है। मानचित्र क्या है? किसी भूखंड को लकीरों के माध्यम से दिखाना ही मानचित्र है। और मानचित्र की जानकारी, मानचित्र को बनाने का कार्य कौन करते हैं? मानचित्रकार करते हैं। भौगोलिक जानकारी के लिए मानचित्र एक सशक्त माध्यम है। प्राचीन भारत में मानचित्रकारी का ज्ञान अविकसित था, लेकिन पुराने जमाने में मानचित्र का ज्ञान इतना ज्यादा विकसित नहीं था। बहुत कम ही भूगोलवेत्ता थे जो मानचित्र का निर्माण करते हैं। अभी एक शब्द आया भूगोलवेत्ता। तो भूगोलवेत्ता क्या है? जो भूगोल की जानकारी रखते हैं उसे भूगोलवेत्ता कहते हैं। भूगोल मतलब पृथ्वी के बारे में जानकारी रखना और उसके बारे में अध्ययन करना। तो 2 प्रसिद्ध मानचित्रकार थे। पहले थे अलिंद ऋषि। अलिंद ऋषि के द्वारा 1154 ईस्वी में एक मानचित्र बनाया गया था जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भी दिखाया गया था। भारतीय उपमहाद्वीप को भी दिखाया गया था अलिंद ऋषि के द्वारा 1154 ईस्वी में। लेकिन उनके मानचित्र में क्या था कि जो दक्षिण भारत था उसको उत्तर भारत में दिखाया गया और उत्तर भारत को दक्षिण भारत में दिखाया गया। तो हम लोग पहले मानचित्र को देख लेते हैं उनका। देखिए ये मानचित्र जो दिख रहा है, ये मानचित्र 1, ये जो मानचित्र है ये किसके द्वारा बना है? अलिंद ऋषि के द्वारा बनाया गया था। तो इसमें क्या है? भारत को इस तरह से दिखाया गया है। जो इसका उत्तर भारत है उसे दक्षिण तरफ दिखाया गया और दक्षिण भारत को उत्तर तरफ, और श्रीलंका को भी इस तरफ दिखाया गया है। और एक मानचित्रकार थे जिन्होंने 1720 ईस्वी में विश्व का नक्शा बनाया था। वे थे फ्रांस के मानचित्रकार गिलबर्म द लिस्ले। इन्होंने विश्व के नक्शे में भारत को दिखाया था। लेकिन दोनों के मानचित्र में काफी अंतर है। तो क्या अंतर है? देखिए आगे। जो गिलबर्म का मानचित्र था उसमें क्या था? जो वर्तमान में जो मानचित्र है उसके तरह था। क्या है? गिबलोन द लिस्ले का जो मानचित्र था उसमें क्या था? ये जैसे भारत का आधुनिक भारत का जिस तरह का मानचित्र है उसी तरह का है, लेकिन इसमें भी कुछ परिवर्तन है, कुछ अलग है ये। लेकिन बहुत हद तक ये भारत के आधुनिक मानचित्र से मिलता जुलता है। तो हम इस मानचित्र में देख रहे हैं
गिलबर्ट द लिस्ले के मानचित्र को। तो ये समझ गए कि इंद्रिसी और गिलबर्ट के मानचित्र में क्या अंतर है। दोनों मानचित्र में आप कंपेयर कर सकते हैं। देखिए अब क्या है कि उन दोनों के मानचित्र में अंतर क्यों है, क्योंकि उनका जो मानचित्र बनाने का काल अवधि है, समय है, वो उनमें काफी अंतर है। जो अलिंद्रिशी का मानचित्र है वो पहले बना था। आपने इसमें देखा ना कि अलिंद्रिशी का मानचित्र जो था वो 1154 ईस्वी में बना था और गिबलन द लिस्ले का जो मानचित्र था 1720 ईस्वी में बना था। तो इनके जो मानचित्र बनाने में क्या है, कई वर्षों का अंतर है। तो इतने वर्षों में क्या है, सूचनाओं में बदलाव आया है, बहुत सारी जानकारियों में वृद्धि हुई है और इन जानकारियों में वृद्धि होने के कारण मानचित्र में भी बहुत सारे परिवर्तन आए हैं और उसमें संशोधन भी हुआ है। तो इसी कारण से दोनों के मानचित्र में ये भिन्नता है। मानचित्रकार कौन है? मानचित्र या नक्शा बनाने वाला व्यक्ति मानचित्रकार कहलाता है। इस कला को मानचित्रांकन या मानचित्रकारी कहा जाता है। जब हम किसी चित्र को बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है? चित्रांकन। लेकिन किसी क्षेत्र विशेष के चित्र को बनाने पर उसे क्या कहा जाता है? मानचित्रांकन। रेखाओं के माध्यम से चित्र, किसी भूखंड का चित्र बनाना, इसे अंग्रेजी में कार्टोग्राफी भी कहा जाता है। ये आपने दोनों मानचित्र में कंपेयर किया और समझा। इसे आप अपने किताब में भी देखेंगे और इसे और अच्छी तरह से समझने का कोशिश करेंगे। देखिए स्पेन में जन्मे अलिंद्रिशी के बारे में यहाँ दिया हुआ, इनका जन्म स्पेन में हुआ था, 1100 ईस्वी में जन्म हुआ था और उनकी मृत्यु हुई थी 1165 ईस्वी में। ये एक महान भूगोलवेता व लेखक थे। इन्होंने न सिर्फ ऐतिहासिक व कीमती जानकारी दी बल्कि पृथ्वी के कई हिस्सों के नक्शे भी दिए हैं और उन्होंने दुनिया भर के भूगोलवेताओं ने लगभग उन्होंने जो नक्शा दिया है उसे, जो दुनिया भर के भूगोलवेता है उन्होंने लगभग 300 वर्षों तक बिना किसी बदलाव, उसमें कोई बदलाव नहीं करते हुए इसका इस्तेमाल किया। क्रिस्टोफर कोलंबस जिसने अमेरिका की खोज की थी और वास्को डी गामा जिसने भारत की खोज की थी, उस नक्शे से प्रभावित थे और उसी नक्शे की सहायता से वे इन जगहों को खोज पाए थे। कोई इतिहासकार प्राचीन दस्तावेजों, नक्शों, लेखों के अध्ययन करता है तो उसके लिए उसे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की भी सूचनाओं पर ध्यान देना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? इसका कारण है कि समय के साथ इनमें काफी बदलाव हो चुका होता है। उदाहरण के लिए कलिंग, कलिंग नाम क्या किसमें आता है? आपने पढ़ा है कि जब महाराजा अशोक के बारे में, सम्राट अशोक के बारे में आपने सुना होगा, उन्होंने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए बहुत सारे युद्ध लड़ा था और इन युद्धों में इतना ज्यादा खून खराबा हुआ था, लेकिन जब वे कलिंग के युद्ध में भाग लिए, कलिंग को जीतने का कोशिश किए, तो वहां के लोगों की वीरता को देखकर और वहां होने वाले खून खराबे को देखकर, इतने लहू बहे थे उसको देखकर उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था। उनका मन इतना ज्यादा द्रवित हो गया था कि वह हिंसा से पथ से दूर होकर अहिंसा के पथ पर चले गए थे और उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। तो ये कलिंग क्षेत्र जो आता है, कलिंग का युद्ध हुआ था, कलिंग के युद्ध में अशोक ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था उसके बाद। तो ये कलिंग का जो क्षेत्र है ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, लेकिन वर्तमान में कलिंग नाम का कोई प्रदेश नहीं है। इसलिए हमें इतिहास को जानना आवश्यक है कि उस कलिंग क्षेत्र के बारे में जानने के लिए जो उड़ीसा का, वर्तमान उड़ीसा का अंग है, तब हम उसके बारे में समझ सकेंगे। इसलिए वर्तमान को समझने के लिए, भूगोल को समझने के लिए इतिहास को जानना भी आवश्यक है। भाषा में अर्थ में कोई बदलाव होता है। क्या होता है? भाषा और अर्थ में प्राचीन काल में और अभी में क्या होता है? बहुत सारे बदलाव होते हैं। जैसे क्या हुआ कि मध्यकाल की फारसी तथा आधुनिक फारसी भाषा में काफी भिन्नताएं हैं। जो आधुनिक काल में जो फारसी भाषा का व्यवहार होता है और मध्यकाल में जो होता है तो उसमें काफी भिन्नता है। यह भिन्नताएं सिर्फ व्याकरण
16वीं सदी में फारसी इतिहासकार मिन्हाज सिराज ने इस शब्द का प्रयोग केवल पंजाब, हरियाणा तथा गंगा यमुना के बीच स्थित क्षेत्रों के लिए ही किया था। ये सभी क्षेत्र दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में थे और उसी क्षेत्र को उन्होंने हिंदुस्तान के नाम से पुकारा था। कालांतर में सल्तनत का विकास दक्षिण भारत में भी हुआ, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। ठीक है, दक्षिण भारत का समावेश हिंदुस्तान शब्द में नहीं हुआ। 16वीं सदी में बाबर ने इस शब्द का प्रयोग इस महाद्वीप के भूगोल, पशु पंछी और यहाँ रहने वाले लोगों के रहन सहन का वर्णन करने के लिए किया था। किस शब्द का प्रयोग? हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग। इससे पहले 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो ने भारत के भौगोलिक एवं सांस्कृतिक पहचान के लिए हिंद शब्द का प्रयोग किया था। किस शब्द का प्रयोग किया था? हिंद शब्द का। किसने किया था? अमीर खुसरो ने। लेकिन उस काल में हिंदुस्तान शब्द के से वर्तमान राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े हुए थे। क्या है, अभी क्या पता चलता है, हिंदुस्तान बोलते हैं तो राष्ट्रीय, हमारे राष्ट्र के बारे में संकेत मिलता है। लेकिन उस समय क्या था, किसी क्षेत्र विशेष को हिंदुस्तान के नाम से या फिर पशु पंछी और वहां रहने वालों का वर्णन करने के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था। मध्यकाल में भारत के महत्वपूर्ण परिवर्तन, भारत में क्या क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं उस पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। 1000 वर्ष के अंतराल में भारत में अनेक परिवर्तन हुए हैं। क्या परिवर्तन हुए? राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धर्म के क्षेत्र में। तो क्या है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में कई क्षेत्रीय राजाओं का उदय हुआ। किसके बाद? हर्षवर्धन के बाद। बड़े क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त करने के लिए इन राजाओं में अक्सर लड़ाइयां होती रहती थी। अलग अलग भाषाओं और संस्कृतियों के चलते हुए बाहरी खतरों से निपटने के लिए एकजुट नहीं थे। उनमें क्या था, आपस में ही क्या होता था, युद्ध होते रहता था। तो क्या करते थे, बाहरी उनमें एकजुटता होगी तब वे एक साथ मिलकर बाहरी आक्रमण को रोक सकते थे। लेकिन उनमें भाषाओं में बहुत ज्यादा भिन्नता थी, जिसके कारण वे एकजुट नहीं थे और बाहरी आक्रमणों से अपने को रक्षा नहीं कर पाते थे। इन आक्रमणों की सफलता के बाद नए नए साम्राज्यों की स्थापना हुई। किसके आक्रमण के बाद? बाहरी आक्रमण के बाद। भारत इतना ज्यादा समृद्ध देश था कि इसमें क्या किए, बाहर से बहुत सारे लोग हमेशा भारत से कुछ पाने की लालसा से बार बार भारत पर आक्रमण करके इस पर अपना उपनिवेश, अपना कब्जा स्थापित करने का प्रयास करते रहते थे। मुगल वंश के पतन के काल में क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे। 13वीं सदी में तुर्कों एवं अफगानों तथा 16वीं सदी में भारत में मुगलों के साम्राज्य स्थापित। 13वीं सदी में तुर्कों अफगानों का, 16वीं सदी में भारत में मुगलों का। तो इस तरह से बहुत सारे विदेशी आक्रमणकारी भारत में आए और भारत को लूटते गए। इस लंबे समयांतराल में हिंदू मुस्लिमों के आपसी संपर्क के कारण इस महाद्वीप में एक ऐसी संस्कृति का जन्म हुआ जिसमें हिंदू मुस्लिम परंपराओं का समावेश था। इस संस्कृति का छाप स्पष्ट रूप से मध्यकाल की भाषा, साहित्य, चित्रकला, वस्तुकला, मूर्तिकला में दिखती है। क्या होता है, जब बाहर से कोई आक्रमणकारी आता है, यहाँ पर शासन करता है, तो क्या होता है, उनकी संस्कृतियां अपने साथ लेकर आता है और भारत में दे जाता है और भारत की संस्कृतियों को वो अपना लेता है। इस तरह से क्या हुआ, जब मुगल शासक यहाँ शासन किए तब क्या था, मुसलमान जो सभ्यता थे, मुसलमान यहाँ आए और हिंदू मुस्लिमों के बीच क्या हुआ, परंपरा का आदान प्रदान हुआ। इसलिए ये मिश्रित जो परंपरा थी वे उसका साहित्य, भाषा में भी उसका प्रभाव पड़ा, साहित्य में पड़ा, चित्रकला में पड़ा, वस्तुकला, मूर्तियां। उस समय के जो हमारे अभी जो ऐतिहासिक स्मारक है उसमें भी क्या है, उस मुगल काल की झलक दिखती है। इसीलिए हमारे देश की सभ्यता इतनी ज्यादा समृद्ध, इतनी ज्यादा भिन्नताएं हैं, क्योंकि इसमें प्राचीन काल से ही विदेशियों का आक्रमण होता रहा है और वे सिर्फ यहाँ के धर्म
धन को लूट लेने ही नहीं, यहाँ पे अपनी संस्कृति को भी छोड़ते गए। प्रौद्योगिकी में बदलाव। इस काल में अलग अलग समय पर कुछ नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग प्रारंभ हुआ है। क्या हुआ? जब विभिन्न संस्कृतियों का समागम होता है, क्या होता है? विचारों का आदान प्रदान होता है, प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान होता है। क्या हुआ? कृषि के क्षेत्र में बहुत ज्यादा बदलाव हुआ, बहुत अच्छा बदलाव हुआ, क्रांतिकारी बदलाव हुआ, जिसके कारण क्या हुआ? फसलों की उपज काफी ज्यादा वृद्धि हुई। सिंचाई के लिए आधुनिक रबड़ का प्रयोग होने लगा, जिससे उत्पादन में काफी वृद्धि हुई। और कताई के लिए सूत को काटने के लिए, कपड़ा बनाने के लिए जो धागा निकाला जाता है, उसके लिए चरखे का इस्तेमाल होने लगा। और इस काल में युद्ध के दौरान तोप, बारूद वाले अन्य हथियारों का भी प्रयोग होने लगा। और साथ ही उस समय आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफी जैसी फसलें भी विदेशों से लाई जाने लगी। अपनी संस्कृति तो लाते थे, साथ में वहाँ उपजने वाले चीजों को यहाँ ले आए। तो जो आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफी है, ये सब क्या है? भारतीय नहीं है, ये विदेश से लाई गई खाद्य पदार्थ है, खाद्य फसल है। अब देखिए आगे क्या है? नए सामाजिक एवं राजनीतिक समूह। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह क्या है? मध्यकाल में लोगों की गतिशीलता में वृद्धि होने लगी। रोजगार के अवसर एवं काम धंधों की तलाश में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने लगे। खनिज संपदा एवं व्यवसाय की संभावनाओं ने विदेशियों को आकर्षित किया। क्या है? यहाँ पर जो खनिज संपदा थी बहुत ज्यादा मात्रा में थी, जिसके कारण विदेशियों को यहाँ क्या हुआ? जो व्यवसायी थे वे यहाँ के जो खनिज संपदा थे उससे प्रभावित होकर भारत की ओर आने लगे। इस काल में नए नए सामाजिक समूहों का उदय हुआ, जिसमें से राजपूत एक महत्वपूर्ण समुदाय था। राजपूत क्या था? राजपूत शब्द राजपुत्र से निकला, जिसका अर्थ है राजा का पुत्र। तो उस काल में क्या आमतौर पर योद्धाओं, राजा और सामंत वर्ग के होते थे। राजपूत किसके होते थे? राजाओं, योद्धाओं और सामंत। योद्धा क्या? जो युद्ध को लड़ते थे, वीर, जो अपने को क्षत्रिय वर्ग के होने का दावा करते थे। योद्धा वर्ग अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। जो क्षत्रिय शब्द जो आया था वो इसी मध्यकाल में ही आया था। अलग अलग राजवंश होते थे, उनके द्वारा क्या क्या अपने राज्य के विस्तार के लिए बहुत ज्यादा युद्ध लड़ा जाता था, जिसमें बहुत सारे सैनिक होते थे। और इन सैनिकों को जो योद्धा थे, सैनिक योद्धा थे, वे क्या कौन होते थे? क्षत्रिय होते थे। ये देखिए रहट का चित्र दिया गया है, जिसका उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता था। इसमें ये लकड़ी का बना होता था और इसमें एक सिंचाई करने के लिए एक पात्र लगा रहता था और इसको घुमाकर सिंचाई की जाती थी। मध्यकाल के दौरान और क्या हुआ कि जंगलों को साफ कर कृषि योग्य भूमि में वृद्धि की जा रही थी, क्योंकि कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव हो गया था। इसलिए कृषि भूमि को बढ़ाने के लिए जंगलों को साफ करके उस पर खेती योग्य भूमि बनाया जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अपेक्षाकृत अधिक तेजी से हो रहा था। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? जंगल कम होते गए और वहाँ रहने वाले आदिवासी जो लोग थे वे विवश होकर अपना घर, अपना स्थान छोड़ने लगे। इनमें से कई किसान हुए। जो आदिवासी लोग थे उनमें से क्या हुए? कुछ किसान हुए और कुछ किसानों के पास कम जमीन थी और कुछ के पास बहुत अधिक जमीन थी। तो इस तरह क्या हुए? जिनके पास कम जमीन थी वे क्या किए? स्थानीय मालिकों के साथ घर में बेगार करने लगे, उनके वहाँ काम करने लगे। तो बेगार सब हम आगे पढ़ेंगे। तो क्या हुआ? समाज में आर्थिक सामाजिक असमानता बढ़ने लगा। कुछ किसानों के पास बहुत ज्यादा जमीन थी और कुछ के पास बहुत कम। तो क्या हुआ? कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर हो गए और कुछ लोग बहुत ज्यादा गरीब। तो इसी के बाद क्या हुआ? उनके आर्थिक जो योग्यता था उसके अनुसार ऊंचा नीचा दर्जा मिलता था।
छोटे जाति, इस तरह से समाज में विभाजन होने लगा। राज दरबारों में जो लिपिक या मुंशी होते थे, जो लिखने का काम करते थे, उन लोगों को कायस्थ कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? कायस्थ कहा जाने लगा। बेगार शब्द ऊपर एक आया था, तो बेगार क्या है? जब किसी मजदूर को काम करने के बाद पारिश्रमिक में कुछ नहीं मिलता है तो उसे क्या कहा जाता है? बेगारी। तो जो किसान गरीब थे, जिनके पास कम जमीन थी, वे बड़े किसानों के पास काम करते थे। तो काम करने के क्रम में उनको बस खाने के लिए भोजन दे दिया जाता था और उनसे काम लिया जाता था, और वे अपने खेतों में खेती करने के लिए उनसे कुछ उधार पैसे लेते थे। तो उसका जो सूद होता था वो इतना बढ़ता जाता था कि उनको पारिश्रमिक पैसा नहीं दिया जाता था, बस खाने भर के लिए दिया जाता था, और ये पारिश्रमिक बढ़ता जाता था और उनको बाध्य होकर उनके घर में काम करना पड़ता था। बिना पारिश्रमिक या बिना पैसे के ही काम करना पड़ता था। पुराने एवं नए धर्म। मध्यकाल में धार्मिक परंपराओं में भी बहुत सारा बदलाव हुआ। राजनीतिक क्षेत्र में बदलाव हुआ, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में बदलाव हुआ, तो इसी तरह धार्मिक क्षेत्र में भी बहुत सारे बदलाव हुए। दैविक शक्तियों में लोगों की आस्था प्राय सामूहिक होती थी, लेकिन कभी कभी यह बिल्कुल व्यक्तिगत स्तर पर भी होता था। तो जो भी पूजा पाठ होते थे वे सामूहिक रूप से अधिकतर होते थे, लेकिन कुछ क्षेत्र में क्या होता था कि व्यक्तिगत रूप से भी लोग पूजा पाठ करते थे। सामूहिक आस्था का संबंध स्थानीय समुदाय के सामाजिक एवं आर्थिक संगठनों से था। सामुदायिक समुदायों में सामाजिक एवं आर्थिक बदलाव के साथ साथ इनके सामूहिक आस्था में भी परिवर्तन होने लगा। सनातन धर्म, जिसे आज हिंदू धर्म कहा जाता है, वह भारत का अति प्राचीन धर्म है। क्या है? बहुत ही प्राचीन धर्म है। इस शाश्वत धर्म की 3 धाराएं हैं। जो हिंदू धर्म है वो सनातन धर्म कहा जाता है और ये सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है। इसके भी 3 धाराएं हैं। शैव, पहला क्या है? शैव, दूसरा है शाक्त और तीसरा है वैष्णव। तो ये 3 धारा, इन 3 धाराओं का अभ्युदय मूल रूप से भक्ति की अवधारणाओं के कारण हुआ है। तो इन धाराओं के मूल भाव में कोई विशेष भिन्नता नहीं है, अर्थात इनके जो मूल में सनातन धर्म का विराजमान है उसके तहत ईश्वर की मान्यता ऐसे इष्ट देवी देवताओं के रूप में की गई है जहां भक्तों को पहुंचने के लिए किसी विशेष कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है। किसकी आवश्यकता है? प्रेम, करुणा, शांति, सहिष्णुता आदि जीवन मूल्यों पर आधारित था इनका जो